हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जकीन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर 9 तक मतलब एमसीक्यू बताए थे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 का नाम क्या है? मौद्रिक नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एक्ट के रूप में पारित हुआ था? तो सन 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या कारण है? रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या कारण है? उपयुक्त सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, सरकारी नीति का पालन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क है? तो अंशधारियों का एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, सन 1773 में किया गया था। भारत में पहला बैंक खोला गया था, तो भारत में पहला बैंक खोला गया था जनरल बैंक इन बंगाल एवं बिहार। तो भारत में पहला बैंक खोला गया था जनरल बैंक इन बंगाल एवं बिहार में जनरल बैंक खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 1917 में हुई थी। आगे क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम औद्योगिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? सन 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ने शाखा गारंटी योजना कब लागू की थी? रिजर्व बैंक ने शाखा गारंटी योजना कब लागू की थी? सन 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? सन 1963 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन आरबीआई का प्रोत्साहनात्मक कार्य है? इनमें से कौन आरबीआई का प्रोत्साहनात्मक कार्य है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरबीआई के विकासात्मक कार्य हैं, इनमें से कौन आरबीआई के विकासात्मक कार्य हैं? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है? बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई निम्नलिखित में कौन आंकड़ा इकट्ठा करता है? आरबीआई निम्नलिखित में उपयुक्त में से सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है। मुद्रा एवं वित्त, ऋण, कृषि, औद्योगिक उत्पादन। आरबीआई के आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आरबीआई के आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? नोट निगमन का अधिकार, साख नियंत्रण। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है क्या कहलाता है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है बैंक दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख नियंत्रण के लिए विधि है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया है, भारत में चयनित साख नियंत्रण का प्रकार कौन सा है? उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता कौन सी है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो बिना प्रतिभूति के ऋण को न देना, बिना प्रतिभूति के ऋणों को न देना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक की असफलता है?
उपयुक्त में से सभी रिजर्व बैंक की असफलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखा प्रशिक्षण कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकरण योजना कब लागू की थी? प्राधिकरण योजना सन 1965 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान, इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान की स्थापना आरबीआई द्वारा कब की गई थी? सन 1987 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने कंप्यूटर तकनीक विभाग की स्थापना कब की? आरबीआई ने कंप्यूटर तकनीक विभाग की स्थापना सन 1955 में की थी। आरबीआई का शाखा नियंत्रण का उपाय है। आरबीआई का शाखा नियंत्रण का उपाय है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति का गठन कब किया गया था? आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति का गठन कब किया गया था? सन 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण सन 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आरबीआई ने ऋण देखरेख प्रबंध सीएमए के स्थान पर ऋण प्राधिकरण योजना का प्रस्तुत की थी 1998 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन शीर्ष संस्थान नहीं है? निम्न में कौन एक शीर्ष संस्थान नहीं है? राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में इरडा नियमित करता है। भारत में इरडा नियमित करता है बीमा व्यवसाय को। भारत में इरडा नियमित करता है बीमा व्यवसाय को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन ने दिया है यह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में विपणन क्या दिया है? हाँ, विपणन संस्था कौन सी है? सेल। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है। आगे क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न पर विचार कीजिए। तो हमें कुछ नीचे दिए गए हैं उस पर विचार करने हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, ठीक है, और दूसरा अग्रणी बैंक योजना, फिर पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना, तब नाबार्ड। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। बैंक दर ब्याज की दर वह है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को यानी कि केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण करता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? जनता से जमा स्वीकार करना। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? जनता से जमा स्वीकार करना यह केंद्रीय बैंक कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है निम्न में कौन सा जनपद स्तर का कार्यरत है? निम्न में कौन जनपद स्तर का कार्यरत है? केंद्रीय सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर, यानी कि एक और दो दोनों क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट से क्या आशय है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। सिक्योरिटीज में व्यापार करना ये भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है। निम्नलिखित में यह शेयर बाजार कौन सी यानी सटोरिया नहीं है? निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है?
दलाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। न्यू WPI श्रृंखला का प्रारंभ कब हुआ था? 14 सितंबर 2010 को न्यू WPI का श्रृंखला का आरंभ हुआ था। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। लीड बैंक का कार्य इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के बैंकर के रूप में किया जाता है? सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के बैंकर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? मूल्य का मापन कर रहा है, यह मुद्रा का अनिवार्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ICIC क्या है? ICICI बैंक ये क्या है? राष्ट्रीयकृत यानी कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? किस बैंक ने चीन में यानी कि यहाँ दिया है किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी SBI ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके पहले हमने चैप्टर 10 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब चलिए हम आपको चैप्टर 11, तो चैप्टर 11 का क्या नाम है? लोकप्रिय आशय एवं क्षेत्र। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में यह परिभाषा किसने दी थी? सार्वजनिक वित्त उन संस्था यानी कि सार्वजनिक वित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा एवं वितरण का अध्ययन करता है जिनकी सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। लूटस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में यह कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह यानी कि राजस्व की यह परिभाषा किसकी है? राज्य के साधनों की पूर्ति एवं उनका उपयोग ही अध्ययन का एक विषय बन गया है, जो कि अंग्रेजी में सार्वजनिक वित्त कहलाता है। किसका है? CF वेस्टेबल का है। किसका है? CF वेस्टेबल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? सरकार पर इकाई के रूप में विचार करना ही राजस्व के अध्ययन का विषय है। किसका है? JM बुकनान का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में ये किस अर्थशास्त्री ने राजस्व की परिभाषा दी थी? टेलर ने। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने राजस्व की परिभाषा दी थी? टेलर ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर कार्ल्स प्लेहन्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? दूसरा समूह उन सेवाओं को प्रदान करने में व्यस्त है जिनके क्षेत्र में शिकायता व निजी उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष इच्छाओं के बजाय सरकारी संस्थाओं के निर्णय द्वारा निर्मित देती हैं, अर्थात प्रजातंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। यह कथन किसका है? श्रीमती उर्सुला हिक्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्व का अंग नहीं है? तो उपयुक्त में से सभी राजस्व का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन राजस्व का अंग नहीं है? RBI यह क्या है? राजस्व का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्व को एक विज्ञान माना है? निम्नलिखित में कौन एक राजस्व को विज्ञान माना है? प्लेहन ने। किसने? प्लेहन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में राजस्व एक कला है विषय के यानी कि विषय में कथन किसका है? प्लेहन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्व का गुण है? उपयुक्त में से सभी यह राजस्व का गुण है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? वित्त केवल गणित ही नहीं, सुदृढ़ वित्त के बिना कोई सुदृढ़ सरकार संभव नहीं तथा सुदृढ़
वित्त के बिना कोई सुदृढ़ सरकार संभव नहीं। यह कथन किसका है? जेम्स वेल्सन का है। किसका है? जेम्स वेल्सन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजकोषीय नीति का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति का प्रारंभ सन 1930 में हुआ था। सर्वप्रथम राजस्व शब्द की बात किस अर्थशास्त्री ने की थी? सर्वप्रथम राजस्व शब्द की बात प्रोफेसर एडम स्मिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यानी कि यह पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है? रिगार्डो की है। किसकी है? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यह रिगार्डो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो आप जे.एस. मित्तल की है। किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? जे.एस. मिल की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है जे.एस. मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जे.एस. मिल का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पब्लिक फाइनेंस 1892 नामक पुस्तक किसने लिखी है? पब्लिक फाइनेंस 1892 नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स ई बस्टेबल ने लिखी है। चार्ल्स ई बस्टेबल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पब्लिक फाइनेंस 1928 किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? पब्लिक फाइनेंस 1928 किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? प्रोफेसर पीगू की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सरकार कर और व्यय की बजट क्रियाओं के, यानी कि सरकार जो है वह क्रय और व्यय की बजट क्रियाओं से साधनों के विवरण का निर्धारण करती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर हर्बर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक वित्त के विषय में कौन है? यानी कि सार्वजनिक वित्त के विषय क्षेत्र कौन है? उपयुक्त में से सभी सार्वजनिक विषय के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य वस्तु से संबंधित अंकों को संग्रहित करना अथवा उनका ढेर लगाना नहीं है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर जे.के. मेहता का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में समानता है? निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में समानता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक एवं निजी वित्त में असमानता है? उपयुक्त में से सभी। व्यय के विभिन्न लक्ष्य, आय एवं व्यय में समायोजन, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, ये क्या है? सार्वजनिक एवं निजी वित्त में असमानता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक एवं निजी वित्त में असमानता नहीं है? कुशल प्रबंधन, यह सार्वजनिक एवं निजी वित्त में असमानता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। जनरल थ्योरी नामक ग्रंथ किस विद्वान की है? प्रोफेसर कीन्स की है। जनरल थ्योरी नामक ग्रंथ प्रोफेसर कीन्स की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है 28 नंबर, प्रत्येक दिशा में सार्वजनिक व्यय उतना ही बढ़ाया जाए कि किसी भी दिशा में और बढ़ाई गई छोटी सी वृद्धि समुदाय को लाभ, कर में थोड़ी सी वृद्धि अथवा सार्वजनिक आय में किसी अन्य स्रोत से प्राप्ति अनुकूल लाभ द्वारा प्रति संकुलित कर दिया जाए। उपयुक्त कथन किसका है? डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? सार्वजनिक वित्त का मुख्य सिद्धांत अधिकतम लाभ कमाना। सार्वजनिक वित्त का मुख्य सिद्धांत अधिकतम लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोक वित्त का आधार क्या है? उपयुक्त में से सभी लोक वित्त का आधार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है गाइस। दिया है आर्थिक विकास के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य पूंजी निर्माण का अंश बढ़ाना की व्यक्तिगत आय व वितरण में परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है? नर्वस का है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी राइट आंसर है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में कौन लोक वित्त का आधार नहीं है? तो निजी वित्त का एकाधिकार, यह लोक वित्त का अधिकार नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक वित्त का महत्व है? तो उपयुक्त में से सभी सार्वजनिक वित्त का महत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह स्वीकार्य ही नहीं है बल्कि अपेक्षित है कि सरकार शीघ्र विकास के लिए समुचित समुचित कदम उठाएगी। यह विचार किसके हैं? A.R. प्रेस्ट के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह विचार किसका विद्वान का है? ऐसा माना जाता है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी निगमन की समस्या के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त का बहुत महत्व है। किसका है? नर्कस का है। किसका है? नर्कस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक वित्त के महत्व पर यह विचार किसका है? भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति को पूंजी निर्माण तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में एक महान तथा सकारात्मक भूमिका निभानी होती है। यह कथन किसका है? राजा चोलिया का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्व अर्थशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इनमें से कौन राजस्व अर्थशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है? पांचवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्व को संबंधित करते हैं, तो इनमें से कौन राजस्व को संबंधित करते हैं? लोक वित्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्व के कार्य क्षेत्र में आता है, इनमें से कौन राजस्व के कार्य क्षेत्र में आता है? सामूहिक राष्ट्रहित, यह राजस्व के कार्य क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार निम्नांकित में से कौन कार्य ऐसा है जो राज्य का नहीं है? रोजगार व्यवस्था, यह राज्य का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्राचीन समय से अब तक राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। प्राचीन समय से अब तक राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय का अध्ययन किया जाता है राजस्व अध्ययन में। सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय का अध्ययन राजस्व अध्ययन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार राजस्व को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार राजस्व को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्व के अंतर्गत आते हैं, तो आय व व्यय दोनों राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजस्व से सरकार को आय प्राप्त होती है। उपयुक्त में से सभी कर व ऋण से, दान सेवाओं से, उत्पादन आय से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व को सरकार व्यय करती है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व के सिद्धांत सामान्य है जो इस मामले में प्रतिपादित किए गए हैं कि यह राजकीय पदाधिकारियों के आय एवं व्यय तथा परस्पर समायोजन से संबंधित है। यह कथन सत्य है। किसका है? प्रोफेसर फिंडले सी राज का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्व में राज्य के मौद्रिक तथा साख प्रसाधनों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर मेहता की है। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा आती है संकीर्ण परिभाषा में। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा आती है संकीर्ण परिभाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला व्यय कहलाता है सार्वजनिक व्यय। सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व का संबंध लोक सत्ता के आय तथा राजस्व का संबंध लोक सत्ता के आय तथा व्यय और इनके पारस्परिक समायोजन से है। यह कथन यानी कि यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर लूटज का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व तथा अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। राजस्व तथा अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, राजस्व को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्व को 5 भागों में बांटा गया है। वृत्तीय प्रशासन उस प्रशासन यानी कि उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिनमें उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजस्व है कला एवं विज्ञान दोनों। राजस्व एक प्रकार का कला एवं विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। संतुलन के लिए राजकोषीय नीति में अर्थव्यवस्था आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर प्लेहन के अनुसार राजस्व एक सामाजिक विज्ञान है। प्रोफेसर प्लेहन के अनुसार राजस्व एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। न्यूनतम कारोबार
न्यूनतम कार्योपण का सिद्धांत सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने स्वीकारा है? न्यूनतम कार्योपण का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम स्वीकारा है? प्रोफेसर जेबी ने स्वीकारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है सार्वजनिक वित्त का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। सार्वजनिक वित्त का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं फिलिप्स ई टेलर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजकीय आय व राजकीय व्यय के सिद्धांतों एवं उनकी प्रकृति के संबंधी खोज को राज है। उपरोक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर आर्मिटेज स्मिथ का। किसका है? प्रोफेसर आर्मिटेज स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है सरकार का निम्न में कौन सा साधन नहीं है? सरकार का निम्न में कौन साधन सरकार के आगमन का नहीं है? सार्वजनिक कल्याण व्यय यह सरकार के आगमन नहीं है। यह साधन सरकार के आगमन नहीं है। सरकार व्यय नहीं करती है। करों पर सरकार व्यय नहीं करती है। न्यूनतम कार्योपण सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा किया गया व्यय सदैव होता है। न्यूनतम कार्योपण सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा किया गया व्यय सदैव होता है अनुत्पादक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस अर्थशास्त्री ने डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को बजट निर्धारण अधिकतम कल्याणी सिद्धांत कहकर पुकारा है? प्रोफेसर मसग्रेव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अधिकतम सामाजिक लाभ के अंतर्गत राजस्व का मुख्य आधार क्या होता है? सामाजिक कल्याण करना। अधिकतम सामाजिक लाभ के अंतर्गत राजस्व का मुख्य आधार सामाजिक कल्याण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर्गत यानी के अंतर को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को प्रदर्शित करता है? राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 11 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 12 से। तो चैप्टर 12 का क्या नाम है? लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जेएफडीयू के अनुसार आदर्श बजट है। उपयुक्त में से सभी जेएफडीयू के अनुसार सभी आदर्श बजट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन दिया है यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर दिया है सूचनात्मक कार्य वांछित एवं संभव एवं परंतु ऐसे कार्य प्राय बहुत कम होते हैं। ग्रुप प्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? वित्तीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए एंड बी दोनों। सार्वजनिक वित्त में सरकार का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त में सरकार का अध्ययन किया जाता है आय व्यय का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बजटीय नीति के उद्देश्य बताएं। इनमें से कौन बजटीय नीति के उद्देश्य हैं? उपयुक्त में से सभी। प्रोफेसर मसप्रेव के अनुसार संपूर्ण अनुकूलतम बजट विभाजित है। उपयुक्त में से सभी। आवंटन शाखा, वितरण शाखा, स्थिरीकरण शाखा सभी में विभाजित है। जेएफडीयू ने आदर्श बजट को कितने भागों में बांटा है? जेएफडीयू ने आदर्श बजट को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। संस्थापित प्रणाली के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से सभी। संस्थापित प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव संस्थापित प्रणाली के अंतर्गत आता है। नव संस्थापित प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त में से सभी। विकास वित्त पद्धति की बात कौन सी है? विकास वित्त पद्धति की बात कौन सी है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक तथा निजी वित्त में मुख्य अंतर क्या है? उपयुक्त में से सभी। सार्वजनिक और निजी वित्त में अंतर है। स्थिरता प्राप्त करने के कितने सिद्धांत हैं? 3। स्थिरता को 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्थिरता प्राप्त करने का कौन सा सिद्धांत है? इनमें से कौन स्थिरता प्राप्त करने का सिद्धांत है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इसके पहले हमने चैप्टर 13 यानी कि चैप्टर 12 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब चलिए आपको हम चैप्टर 13 के सार्वजनिक वस्तुएं बनाम निजी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सार्वजनिक वस्तु का मुख्य सिद्धांत कौन है? स्वेच्छात्मक विनिमय सिद्धांत, सिमुलेशन का सार्वजनिक वस्तु। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों स्वेच्छात्मक विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उपयुक्त में से सभी ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, स्वेच्छात्मक विनिमय सिद्धांत की मान्यता या विशेषता है? ए एंड बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिमुलेशन के सिद्धांत को परिभाषित किया जा सकता है। सिमुलेशन के सिद्धांत को विभाजित किया जा सकता है उपयोगिता के अंतर व्यक्तिगत तुलना को निरस्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर उस ओलावृष्टि के समान है जो कि फसल के कुछ भाग को नष्ट कर देता है। यह कथन किसका अर्थशास्त्री का है? डी मैरिको का है। किसका है? डी मैरिको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जे.एस. मिल के सरकार यानी कि जे.एस. मिल के सरकार के कार्य बताएं। जे.एस. मिल सरकार के कार्य क्या हैं? उपयुक्त में से सभी। सिक्के बनवाना, सड़कें बनवाना, बंदरगाह बनवाना, ये सभी जे.एस. मिल के सरकार के कार्य हैं। टूवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक ग्रंथ के लेखक कौन है? मसग्रेव हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स आलेख किसका है? मसग्रेव का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आधुनिक सार्वजनिक वस्तुओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आधुनिक सार्वजनिक वस्तुओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? पॉल ए सैमुएल्सन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वस्तु की मूल विशेषता है? वस्तुओं का प्रयोग विभाज्य है। निजी वस्तु की मूल विशेषता है वस्तुओं का प्रयोग विभाज्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या है? वस्तुओं का उपयोग अविभाज्य है। सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है वस्तुओं का प्रयोग अविभाज्य है। तो इसमें दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निजी वस्तु का उदाहरण है? तो नमक, ये क्या है? निजी वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के अविभाज्य उदाहरण हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के अविभाज्य उदाहरण हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी वस्तुओं के लाभ पूर्णतः आंतरिक हैं, यानी कि निजी वस्तुओं के, यहाँ पर दिया है निजी वस्तुओं के लाभ पूर्णतः आंतरिक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ पूर्णतः बाहरी हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ पूर्णतः बाहरी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राहा सीमांत अवरोध का सूत्र है, यानी ब्राहा सीमांत का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब ब्राहा सीमांत अब बातें विद्यमान होती हैं तब सार्वजनिक बुराइयां होती हैं, अत्यधिक आपूर्ति होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीमित प्रतिस्थापन दर का सूत्र है। सीमांत प्रतिस्थापन दर का सूत्र क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नकारात्मक ब्राह्यता का उदाहरण है स्टील प्लांट द्वारा गंदगी को नदी में फेंकना। स्टील प्लांट द्वारा गंदगी को नदी में फेंकना, यह नकारात्मक ब्राह्यता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द थ्योरी ऑफ ओपिटियम एक्सट्रामेनली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? F.T. डालवियर हैं। F.T. डालवियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राहा सीमांत यानी कि ब्राहा सीमांत बचत का सूत्र क्या है? ब्राहा सीमांत बचत का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं। तो आई होप ये चैप्टर 13 BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर, यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर
10 से लेकर चैप्टर 13 तक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।